हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बस 24/7। आज हम बात करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मॉड्यूल ए का यूनिट 1 का पार्ट 2। कल हम लोगों ने पहले पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें आप लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन प्री ब्रिटिश पीरियड, ये तीनों देख लिए थे। अगर किसने नहीं देखा तो पहले वो कल वाली वीडियो देखे। और आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008 और स्ट्रक्चर चेंजेस इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008। तो इन्होंने इसमें हम देखेंगे 1951 से लेके 1980 के बीच में इंडियन इंडियाज ग्रोथ रेट वाज स्लो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। In 1978, Professor Raj Krishna coined the phrase Hindu rate of growth to describe the slow growth of the Indian economy. Term refer to India's planned economy low annual growth rate, which hovered around 3.5% from the 1950s to the 1980s, which per capita income growth average 1.3%। 1951 से 1980 के बीच में इंडिया की इकोनॉमी रेट बहुत धीरे बढ़ी। प्रोफेसर राज कृष्णा ने एक उसमें टर्म प्रोनाउंस करी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने नाम दिया? राज कृष्णा ने। ये क्वेश्चन बन सकता है। टू डिस्क्राइब द स्लो ग्रोथ, मतलब इंडियन इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ को देखते हुए उन्होंने एक टर्म दी थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है ये। और उसमें 3.5% की दर से पर ईयर ग्रोथ कर रही थी। फ्रॉम द 1950 टू 1980 पर कैपिटा ग्रोथ 1.3%। 1980 से 1990 में दिस इज वाइडली रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ इकोनॉमी ब्यूएसी एंड रिकवरी। 1980 से 90 के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी तेजी से हुई। ओनली ड्यूरिंग द 6 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 के बीच में जो हुआ था, कुड ब्रेक द कर्व ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। 1980 से 85 के बीच में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो एक मतलब सुस्त तरीके से आगे बढ़ रही थी, उसका कर्व फूटा। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच प्रोवाइड ए मच नीडेड फिस्कल स्टिमुलस टू द इकोनॉमी। One of the factor attributed to higher economic growth, the liberalized import policies of the government, increased import of the capital goods and raw material for the manufacturing, boosting the production of luxury goods in the country। 1980 से 85 के बाद एक तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में डाला, इकोनॉमी में बूस्ट किया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने लिबरलाइज स्कीम लाई। जैसे उसमें गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट और रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, प्रोडक्शन और लग्जरी गुड को बढ़ावा दिया, जिससे इकोनॉमी में तेजी से सुधार हुआ। 1992 to 2008 it is popularly referred as the post reform period following the 1991 economic crisis. Implementation of reform and the adoption of LPG liberalization, privatization, globalization policies paved the way to positive economic outcomes and higher GDP growth rates। 1991 के अंदर भारत ने LPG स्कीम इंट्रोड्यूस करी, जिसमें कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत का रास्ता खुला, जिससे कि भारत में काफी FDI आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, विदेशी कंपनियां भारत में आके व्यापार करने लगी, जिससे कि इकोनॉमी ग्रो हुई। द इकोनॉमी ग्रो एट 6.7% ड्यूरिंग द 8th 5 year plan, 5.3% ड्यूरिंग द 9th 5 year plan and the 7.6% during the 10th 5 year plan। The main reason for the high growth rate in the 8th plan was the increase in the inflow of foreign capital। जैसे आपको पहले बताया कि फॉरेन कैपिटल के लिए दरवाजा खुला इंडिया का, which was the direct result of the new economic policy implemented in 1991। Due to favorable economic policies and a global economic boom, the economy experienced rapid growth from 2004 to 5 to 2009 to 10। In fact 2002 से 2003 और 2006 से 2007 के बीच में इंडिया GDP 8.6% एनुअल रेट के साथ बढ़ी, मेकिंग द वर्ल्ड सेकंड ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी इंडिया की हुई थी 8.6%, क्योंकि 5 ईयर प्लान के अंदर काफी ज्यादा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के कारण भारी पैसा इंडिया में पंप होने लगा, तो जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी, जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिला और इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी।
2008 से 2021 के बीच में the 2008 growth euphoria had led to widespread belief that the Indian economy was decoupled from the developed world in days following the Lehman collapse in 2000 सितंबर 2005 टू सितंबर 15 2008। सितंबर 15 2008 को लेमन ब्रदर्स नाम का एक बैंक होता था यूएसए का, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक होता था, तो उसका कोलैप्स हुआ जिससे कि वर्ल्ड में काफी मतलब तंगी आई और सभी बड़ी इकोनॉमीज कोलैप्स होने लगी। लेकिन भारत की इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बाद ये मतलब भारत उसको सह पाया। However, in the month following September 2008, India took unprecedented action in order to mitigate the effects of crisis. The government provided fiscal stimulus to the economy. 2008 के बाद भारत की इकोनॉमी में फिर भी बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस, बहुत पैसा पंप किया गया जिससे कि वो लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स को भी सहन कर पाए। द इकोनॉमी वाज बोल्स्टर्ड बाय द 3 स्टिमुलस पैकेज टोटलिंग 1.86 लाख करोड़ रुपीज। उस टाइम 3.5% ऑफ जीडीपी था ये इकोनॉमी के अंदर। उस टाइम 1.83 लाख करोड़ गवर्नमेंट के द्वारा पंप किया गया। The RBI dramatically eased monetary condition and inject whopping 5.6 lakh crore, roughly 9% of GDP in the domestic and external liquidity। और RBI ने भी बहुत बड़ा whopping मतलब बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में पैसा पंप किया, जो 5.6% 5.6 लाख करोड़ 9% तो जीडीपी का बहुत बड़ी अमाउंट होती है। The economy recovered impressively, but the expenses of the large fiscal deficit, which continued to grow beyond the limit set by fiscal responsibility and the Budget Management Act। इसके बाद भी मतलब इतना पैसा पंप करने के बाद भी गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ा। द फिस्कल स्टिमुलस वाज द नेवर फेस्ड आउट द इंडियन अलाउड टू करंट अकाउंट डेफिसिट। तब भारत में पहली बार करंट अकाउंट डेफिसिट को अपनाया गया। तो ये देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, एक सेकेंड। करंट अकाउंट डेफिसिट, जैसे ये मान लो कि आपको मैं ये आगे पढ़ेंगे लेकिन आपको बड़ा मोटा मोटा बता देता हूं कि गवर्नमेंट जितने एक्सपेंसेस करती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट से इनकम से ज्यादा है, तो इसको ही करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वो अपने जेब से भी पैसा खर्च रही है तो करंट अकाउंट को डेफिसिट हो रहा है। तो मान लो कि एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो डॉलर मतलब ज्यादा खरीदना पड़ रहा है अपनों को, तो इसको भी करंट अकाउंट डेफिसिट बोलेंगे। In the economy, revolutionary policies such as the goods and service tax, the insolvency and bankruptcy code, corporate tax cut, demonetization were implemented. Prior to the COVID-19 pandemic, the economy average annual growth rate between 2008 to 9 and 2019 to 20 were 6.5%। मतलब जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, कॉर्पोरेट टैक्स में कट्स दिए गए, डिमोनेटाइजेशन किया गया, जिसके कारण 6.5% के दर से इकोनॉमी एवरेजली बढ़ी। ग्रोथ हैड स्लोड ड्यू टू स्ट्रक्चरल बोटलनेक इन द सिस्टम बिफोर द पेंडेमिक हिट द इकोनॉमी। मतलब ग्रोथ के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि पेंडेमिक की वजह से ग्रोथ कम थी, और भी काफी बोटलनेक मतलब समस्याएं थी। इन 2019-20 इकोनॉमी एक्सपेंडेड only 4%। In the cycling slowdown that had begun in Indian economy prior the outbreak of pandemic was exaggerated by the pandemic। मतलब पैंडेमिक होने से पहले भी काफी स्लो डाउन चल रहा था, साइकिलिंग स्लो डाउन चल रहा था, इस कारण और इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट हुआ। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 के बाद इंडियन इकोनॉमी। इन द लास्ट 4 डिकेड्स इंडिया हैज फेस्ड 3 मेजर शॉक्स। इंडिया की इकोनॉमी ने 3 मेजर शॉक्स देखे हैं। 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, व्हिच इज फॉलोड बाय द मेजर लिबरलाइजेशन ड्राइव टू रेज द इंडियन ट्रेंड ग्रोथ। उसके बाद जस्ट इंडिया में 1991 में लिबरलाइजेशन ड्राइव हुआ था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी सॉरी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें इंडिया की ट्रेंड ग्रोथ चलती रही। लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, जो आपको पहले बताया था कि लेमन ब्रदर्स वाला, तो अमेरिका का बैंक,
एंड कोविड-19 पैंडेमिक, ये तीन क्राइसिस इंडिया ने हिट हुए, हिट इंडिया इन नियरली 2020 एंड स्टिल अनफोल्डिंग विद द इम्पैक्ट ऑन ट्रेड ग्रोथ अननोन. COVID-19 was declared on the pandemic by the WHO on 11 March 2020 after being first reported officially in Wuhan, China towards the end of December 2019. Since the first COVID case was recorded in Kerala January 2030, India had three waves of the infection as on June 2022, pushing the total case load the world second हाईएस्ट. तो ये तो कुछ याद करने वाला ऐसा नहीं है, ये तो बस आपको एक स्टोरी के बेस में समझाना है कि इकोनॉमी कैसे हिट हुई पेंडेमिक के बाद. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया imposed stringent lockdown during the initial wave due to unexpectedness of COVID-19 shock, pushing the peak date of 16 सितंबर 2020 when 0.97 लाख न्यू केसेस वर डॉक्यूमेंटेड. मतलब एक दिन के अंदर 0.97 लाख केसेस इंडिया में रिपोर्ट किए गए थे. On 16 January 2021, India launched its vaccination program. A number of factors responsible for the most severe economic impact on India, with the severity of lockdown being the most frequently stated explanation. To fight the virus spread, India instituted one of the world's most stringent lockdown in 2020. तो जब कोविड-19 का वेव आ रहा था तब इंडिया ने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया, जिससे जीडीपी काफी कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब बहुत कम हुई. Was more severe in countries with a higher stringency index. Higher stringency index लॉकडाउन लगाने का इंडिया टॉप पे था उसमें. इंडिया, अर्जेंटीना, इटली, यूके, ये सभी कंट्री ने काफी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया था, जिससे इकोनॉमी को काफी इफेक्ट हुआ. Restricted lockdown and rising resilience of both firms and individuals in the dealing with infection mitigated the severity of economic damages. The second wave economic impact is seen one third that was the first. जो फर्स्ट इकोनॉमी कोविड वेव के इम्पैक्ट से थर्ड के अंदर कम नुकसान हुआ, ये कहना चाह रहे हैं. इससे ग्राफ से आप थोड़ा अच्छे समझ पाएंगे. सेक्टरल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ड्यू टू स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स. कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस वाज ऑलमोस्ट हाल्टेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक. जो भी सर्विस कॉन्टैक्ट के में आके हो रही थी, जैसे कि कोई भी नॉर्मल सर्विस, तो वो काफी इम्पैक्ट हुआ इससे. जैसे कि चार्ट में देख पाओगे, बीओपी क्राइसिस आए थे 1991 में, जिससे कि इकोनॉमी -5.1% पे कम हुई थी. फिर जीएफएस लेमन ब्रदर्स के टाइम में 2008 के अंदर भी -7% पे गई थी, और कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम -6.4%, जैसे ग्राफ में आप देख सकते हैं. Suffered the brunt of COVID-19 impact. The pandemic has reduced the profitability of contact-intensive business, such as retail trading. जैसे ये contact-intensive business की एग्जांपल है, retail trading, hotels, restaurant, जो contacts आने में ही हो सकते हैं, air transportation service, transportation, logistics service, education, ये सब impact हुए थे इस लॉकडाउन से. The real estate and automobile sector was severely impacted by the pandemic, but there was sign of slowdown in the sector prior the pandemic. मतलब रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर पैंडेमिक आने से पहले भी एक साइन था कि ये स्लो डाउन आने वाला है इसमें. द इंडियन लेबर मार्केट सफर्ड ए सीवियर डिक्लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ द एपिडेमिक. लेबर मार्केट में बहुत डिक्लाइन हुआ, काफी मजदूर माइग्रेट कर रहे थे फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम. विद अनएम्प्लॉयमेंट हिटिंग द ऑल टाइम हाई. अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पे चली गई थी. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन प्लम्पेट. लेबर फोर्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी, सब अपने घर की तरफ माइग्रेट कर रहे थे. Reverse migration for urban to rural area raised demand. The Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, employment in rural area during the first wave. क्योंकि मजदूर लोग अपने रूरल एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, तो वो मनरेगा की डिमांड कर रहे थे कि उनको रूरल एरिया में ही काम मिल जाए. The second and third wave had a little impact and work condition had stabilized. तो सेकंड और थर्ड वेव में था तो वहां पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना कि फर्स्ट वेव के टाइम पड़ा था. बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन्वेस्टमेंट डिमांड सीज ड्यूरिंग द क्वार्टर फर्स्ट 2020-21 एंड एक्सपीरियंस द मोस्ट सीवियर कंट्रैक्शन. द रिकवरी इज ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. रिकवरी इन ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि एक मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में कितना पैसा पंप किया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, मतलब उस इकोनॉमी में कितना पैसा खर्चा जा रहा है सिर्फ एसेट्स बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वाज एक्सपीडेड. वो बढ़ा
mainly mostly the active government investment गिरी, only sector in positive contributed to investment demand 2021. Agriculture remained the robust in the terms of production during the pandemic, since agriculture and allied activities were spared from the lockdown restriction. मतलब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन के अंदर भी एग्रीकल्चर रिलेटेड और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज के अंदर कोई भी रुकावट नहीं मिली, तो एग्रीकल्चर अपना बूम करता रहा. मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई ऑल सा सिग्निफिकेंट ड्रॉप. मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये भी माइनिंग का ही पार्ट होता है, उत्खनन बोलते हैं इसको. इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये सब में थोड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया. विद मैन्युफैक्चरिंग रीचिंग ए न्यू लो, मैन्युफैक्चरिंग को न्यू लो पे आया. माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑन द अदर हैंड हैड बीन अंडर परफॉर्मिंग ऑन फॉर सम टाइम एंड वर डिक्लाइनिंग प्रायर कोविड. मतलब माइनिंग और क्वेरिंग ये कोविड-19 के पहले के भी नीचे डिक्लाइन चला गया था, जो कोविड के पहले लेवल पे भी. मैन्युफैक्चरिंग व्हिच हैड लेड द रिकवरी फॉलोइंग द फर्स्ट वेव रिमेन स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द सेकंड वेव. मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट वेव में जितना इंपैक्ट हुआ उतना सेकंड वेव के टाइम इंपैक्ट नहीं हुआ था. इसमें आप अलग अलग सेक्टर्स के देख सकते हो कि एग्रीकल्चर ट्रेंड ग्रोथ प्री पैंडेमिक में कितना था और पैंडेमिक के टाइम कितना था. तो जैसे एग्रीकल्चर, फोस्ट्री, फिशिंग के अंदर इतना ग्रोथ था, फिर बाद में 5.2%, फिर कम होके पैंडेमिक के टाइम में 3.3% हुआ, फिर जब वापस सेकंड कोविड के टाइम 6.3 में. मतलब ये रेजिलिएंट है, लचीला था. मतलब देख सकते हो कि एग्रीकल्चर में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना कि बाकी सेक्टर्स में हुआ. जैसे कि यहाँ पे ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट में देख सकते हो 22.4% गिरावट आ गई थी. ठीक है, तो ये सब है. जैसे कि यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस में देख सकते हो कि 11.5% की गिरावट है. The recovery has been uneven among service, with the financial, real estate, professional services as well as public administration, defense, other services gaining traction and extending their respective pre-pandemic level. इन सब सेक्टर्स के अंदर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, इसके अंदर बहुत तीव्र, मतलब पहले जैसी नहीं देखी गई वैसे उससे भी ज्यादा ग्रोथ देखी गई. रिकवरी इन ट्रेड्स, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड सेक्टर्स ऑन द अदर हैंड हैज बीन ग्रेजुअल. इन बाकी सेक्टर्स के अंदर इतनी तेजी नहीं दिखेगी जितनी की इन सेक्टर्स में दिखेगी. डिफरेंट सेक्टर्स ऑन द इकोनॉमी आर रिकवरिंग इन वेरिंग डिग्री. सभी सेक्टर अलग अलग डिग्रीज पे ग्रोथ कर रहे थे. While agriculture survived the pandemic multiple way, लेकिन पैंडेमिक होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना प्रभाव नहीं पड़ा. इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन आर द रिबाउंड, और इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन भी रिबाउंड होने लगे. इकोनॉमिक रिकवरी डायनामिक्स पोस्ट कोविड ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन. फर्स्ट कोविड इन्फेक्शन के टाइम का डायनामिक्स देखिए. इंडिया हैड वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट रिसेशन. इंडिया ने वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट रिसेशन देखी, विद जीडीपी contracting as much as 23.8% during the first quarter of 2021. 2021 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 23.8% का गिरावट आई इकोनॉमी के अंदर. द ग्रेजुअल रिकवरी गेन ट्रैक्शन एंड द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर. क्वार्टर 3 के अंदर सिर्फ 0.7% ग्रोथ हुई और क्वार्टर 4 के अंदर 2.5% ग्रोथ हुई, रिजल्टिंग ए सब्सटेंशियली लेस सीवियर कंट्रैक्शन 6.6% द इंटायर फिस्कल. मतलब पूरे साल के अंदर 2020-21 के अंदर 6.6% की गिरावट आई थी इकोनॉमी के अंदर, प्लेसिंग इंडिया इन द रिलेटिवली बेटर पोजीशन अमंग द G20 कंट्रीज. फिर भी G20 कंट्रीज के अंदर इंडिया को एक बेटर पोजीशन पे रखा गया इन टर्म्स ऑफ एनुअल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2020. रिगार्डिंग द सेकंड वेव, द इकोनॉमी रिकवर इन 2021 हैज बीन आउटस्टैंडिंग. और सेकंड वेव के टाइम इकोनॉमी अपनी फिर भी ग्रो कर रही थी. विद द ईव ऑफ सेकंड वेव के बुरी हालात में भी इकोनॉमी एक्टिविटी रीबाउंडेड फास्ट. फिर भी इकोनॉमी एक्टिविटी रीबाउंडेड फास्टली हो रही थी. इन जून 2021 remained persistent, indicating a steady recovery through October 2021. Coal and semiconductor chip shortage followed the third wave in the January 2022. 2022 के अंदर जनवरी में कोल और सेमीकंडक्टर की चिप की शॉर्टेज आ गई थी. लेट द रिडक्शन इन मोमेंटम बीइंग द नवंबर 2021. जो मोमेंटम इकोनॉमिक ग्रोथ का बन रहा था इंडिया के अंदर, उसने थोड़ा उसको रुकावट डाल दी कोल और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ने. रूरल डिमांड इन पर्टिकुलर ड्रॉप्ड आफ्टर द सेकंड वेव, बट अर्बन डिमांड रिबाउंडेड. रूरल ग्रामीण इलाकों में इतनी डिमांड नहीं बढ़ रही थी जितनी की अर्बन इलाकों में बढ़ रही थी.
contagion from Russia-Ukraine conflict impeded activities beginning in March 22, eroding and delaying recovery. और रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच में भी वर्ल्ड की इकोनॉमी में काफी बुरा इफेक्ट हुआ, जिससे कि इंडिया की ग्रोथ रेट में थोड़ी रुकावट बनी। The COVID-19 pandemic disrupted global supply chain. COVID-19 pandemic global supply chain को हिट किया, shipping, logistic as well as affecting the Indian economy through mass lockdown. और mass lockdown के अंदर भी इफेक्ट हुआ, loss of life, destruction in permanent demand. According to the provisional estimate of annual national income 2020-22, GDP growth 2021-22 as constant 2011 प्राइस in the year of 2021-2022 is estimated to attain a level of 147.36 lakh crore, supported by low base economy recovered handsomely in 2021-2022. Economy expanded by 20.1%, 8.4%, 5.4% and 4.1% क्वार्टर 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली 2021-22 के अंदर इकोनॉमी पहले क्वार्टर के अंदर 20.1% बढ़ी, फिर 8.4%, फिर 5.4%, फिर 7.4%। द ग्रोथ इन जीडीपी ड्यूरिंग 21-22 एस्टिमेटेड 8.7% एज कंपेयर टू द कंट्रैक्शन ऑफ 6.6% जो पहले आपको बताया 2021, मतलब 2021-22 के अंदर इकोनॉमी 8.7% प्लस में गई, जो कि 2020-21 में 6.6% माइनस में गई थी। द नॉमिनल जीडीपी at the current price in the year 21-22 is estimated to attain level of 236.65 lakh crore against the 19801 lakh crore। ये याद करने की जरूरत नहीं है वैसे। The pre-COVID trends growth rate 6.6% CAGR using the growth rate minus 6.6% for the 2021, 8.9% 21-22, 7.2% 22-23 and 7.5% beyond that, ये एक्सपेक्टेशन है। आरबीआई प्रेडिक्टेड द इंडिया ऑफसेट कोविड-19 लॉसेस टू 2034-35, मतलब भारत कोविड-19 के लॉस से 2034-35 के अंदर निकल पाएगा जितना लॉस 3 सालों में हुआ है। हेंस इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरकम कोविड-19 पैंडेमिक लॉसेस 12 ईयर, मतलब 12 साल के पीरियड के अंदर भारत इस लॉस से निकल पाएगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस रेफर टू फंडामेंटल चेंजेस दैट हैज अकर्ड इन क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर टाइम। द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो कि नेचुरल सोर्स रिसोर्सेज से इकोनॉमी चलाई जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर से, फिर माइनिंग से जो भी अपनों को रॉ मटेरियल मिलता है उससे कुछ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी डिक्रीज ओवर टाइम, व्हाइल द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंक्रीजेस। सेकेंडरी सेक्टर होता है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है जो कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग में डालना, उनका रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश गुड्स बनाना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, सर्विस जैसे कि एजुकेशन, टीचिंग, बैंकिंग, ये सबको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। इन द लॉन्ग रन द टर्शियरी सेक्टर सरपास द सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर को भी सरपास कर दिया एज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी। In India, the service sector has largely replaced the industrial sector. The service sector ने largely replace किया इंडस्ट्री सेक्टर को, as it now dominates the economy. सर्विस सेक्टर dominate करता है आज की इकोनॉमी में, इंडिया में। The role of primary sector decline as income rises, and India is no exception. Agriculture share of GDP has steadily declined from 26.9% in 1990 to 21.6% in 2000, मतलब 1990 से जो 26.9% थी वो 2000 में 21.6% रह गई है। एंड द डिक्लाइन हैज कंटिन्यूड टू 17.8% in 2010 and 17.7% 2019. The onset of pandemic has increased the primary sector contribution in the economy as agriculture. लेकिन पैंडेमिक के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, क्योंकि एग्रीकल्चर कंस्टेंटली ग्रो कर रहा था और दूसरे सेक्टर सब भी ठप पड़े थे, इसलिए वाज द ओनली सेक्टर टू अलाउड फंक्शन स्मूथली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक लॉकडाउन। यही बोला ना कि वो स्मूथली वर्क कर रहा था। इन 2020-2021 सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 60.9% इन द इकोनॉमी, फॉलोड बाय सेकेंडरी सेक्टर 19.8% और प्राइमरी सेक्टर 20%। तो देखो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है।
As empirical examination of nature and cause the structure changes, the Indian economy revealed that the service sector drives the industry and overall economy, and the sector growth of dominance is influenced by external factors such as foreign direct investment. तो इसी से यही पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी में एक्सटर्नल फैक्टर और एफडीआई के कंट्रीब्यूशन से ही सर्विस सेक्टर काफी कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए अभी तक जितना पढ़ा था वो सब एक थ्योरी है, उसको चाहे नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो 13 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ये ही एग्जाम पैटर्न के लिए, तो ये इस पूरे चैप्टर का सार है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया रैंक थर्ड। तो वो सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया इन टर्म्स ऑफ पीपीपी टर्म्स में आईएमएफ के अनुसार इंडिया कौन से रैंक पे खड़ा है देश दुनिया में, तो थर्ड। According to Engels Medicine Database, India and China contributed 50.5% of global GDP in 1000 AD। ये जैसे जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो मतलब सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। As per the work of Cambridge economist Engels Medicine, India's share of global income was 23% in 1600 AD, but the time of British left in 1947, it has shrunk only 3%. The British East India Company ignored industrialization इन द नेशनल। अब वो पूछ सकते हैं ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने क्या इग्नोर किया था इन द नेशन, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड नॉट द इंडस्ट्रियलाइज इंडिया बट द एक्सप्लॉइट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज जो थोड़ा बहुत किया था। इंडिया काउंटेड 33% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन 1600 बट फेल लेस देन 3% इन 1947। तो 1947 में इंडिया का ग्लोबल ट्रेड सिर्फ 3% था, जो कि 1600 के अंदर 33% था। द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नियर स्टैग्नेशन विद लिटिल चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी लेवल। तो प्री इंडिपेंडेंस के बिल्कुल शुरुआती दिनों में इंडिया स्टैग्नेशन के बहुत नजदीक खड़ा था। एज पर द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, इंडिया इकोनॉमी इज लोअर मिडिल इनकम। ये पूछ सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कौन सी है, किस सेगमेंट में आती है, तो उसमें होता है ना लोअर मिडिल इनकम, विच इज एट्रीब्यूटेड टू लो पर कैपिटा इनकम, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस एंड द स्टार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, एग्रीकल्चर शेयर डिक्रीज्ड व्हाइल द शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस इंक्रीज। ये अभी बताया आपको। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ direct British control from 1858 to 1947, the colonial government official transferred the monies to the UK were the rated as the home charges। तो ये पूछ सकते हैं कि किस टर्म नाम से वो पैसा यूके में भेजते थे, उसको बोलते हैं होम चार्जेस। इंडिया ग्रोथ रेट वाज स्लो 3.5% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 decades फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। तो इंडिया की ग्रोथ रेट काफी धीमी थी, 3.5% से हर साल ग्रो कर रहा था। तो उसको देखते हुए 1978 में प्रोफेसर राज कृष्णा ने एक फ्रेज दी थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, तो टू डिस्क्राइब द स्लो ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो स्लो ग्रोथ होने के लिए उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी जिसको बोलते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। द फॉलोइंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म एंड द अडॉप्शन ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, the policies paved the way to positive economic outcome and the higher GDP growth। तो ये पूछ सकते हैं कि एलपीजी जो आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो कौन से साल में आया था, तो 1991 में आया था। According to the provisional estimate and the annual national income 2021 to 22, the growth of GDP during the 21-22 estimated at 8.7% compared to contraction 6.6% in 2020-21। तो ये पूछ सकते हैं कि 6.6% माइनस हुई थी कोविड टाइम के अंदर इंडिया की जीडीपी, जो कि 2021-22 में 8.7% प्लस रही थी। The COVID-19 pandemic disrupted global supply chain, shipping, logistics, as well as affecting the Indian economy through mass lockdown, loss of life, destruction and permanent demand। इसमें अब हम देखते हैं एमसीक्यू। ये अब कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर मैक्सिमाइज द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर करता है, तो इसका आंसर होगा टेरिटरी सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर इसी के अंदर पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया इज रैंक थर्ड। ये भी आपको बताया सम अप के अंदर, थर्ड, सेकंड इसका आंसर होगा। एज पर द एंगस मेडिसिन डेटाबेस, इंडिया शेयर टू ग्लोबल जीडीपी वाज
विच 23% इन 1680 के अंदर 23% था। एज पर द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन इंडिया इकोनॉमी इज लोअर मिडिल इनकम, ये भी अभी बताया आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे वीडियो को बंद करते हैं और कल हम देखेंगे सेकंड यूनिट, ठीक है।